सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर सिटी। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और ये एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है, हमारे दिमागों में बैठा दिया गया है या आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा या आपके किसी टीचर ने आपको बताया होगा। तो वो मिसकंसेप्शन क्या है, इनर्शिया के बारे में है। एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, एक इनर्शिया का एग्जांपल आपकी बुक्स में या आपके टीचर ने आपको बताया होगा। तो वो एग्जांपल ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अगर एक गिलास लेते हैं इस तरह से, और इस ग्लास के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक पीस ऑफ पेपर या कोई कार्डबोर्ड रखते हैं, इस तरह से हम रखते हैं। और उस कार्डबोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, कॉइन को इस तरह से रख के हम लोग प्लेस करते हैं। ये कॉइन है। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस वाले पेपर को बड़ी तेजी में झटका देके या जब करके उसको निकालें बड़ी तेजी में, तो उससे होता ये है कि जो कॉइन होता है ये इस ग्लास के अंदर गिर जाता है। और हम लोग बोलते हैं कि देखिए भाई, हाँ यही इनर्शिया है। कि इनर्शिया का मतलब, इसे आप लोगों को मालूम होगा कि इनर्शिया का मतलब एक बार फिर से बता दे रहे हैं हम। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि इनर्शिया को किताबें ये लिखती हैं कि इट इज द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट अ चेंज, जो कि चेंज होने से उसके अंदर जो भी चीज के अंदर जो चेंज होता है, चाहे वो बॉडी मोशन में आए या बॉडी वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो बुक्स खास तौर से ये बात लिखती हैं कि अगर हम इस तरह से कार्डबोर्ड को यहाँ से निकालेंगे बड़ी तेजी में, तो ये जो आपका कॉइन होगा ये नीचे गिर जाएगा। और फिर हम लोग इस बात को बताते हैं या किताब इस बात को बोलती हैं कि भाई देखो, हमने जब इसको निकाला तो हमने क्योंकि फोर्स इस कार्डबोर्ड के ऊपर लगाई और इस कॉइन के ऊपर नहीं लगाई, तो ये जो कॉइन था ये अपनी जगह पर रहा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं, किताबें ऐसा बोलती हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसके ऊपर हमने फोर्स नहीं लगाई, तो अगर कॉइन रेस्ट पे था तो कॉइन रेस्ट पे ही रहना चाहता था, वो मोशन में नहीं आया अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, लगभग न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी ये बात बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो गलती क्या है, गलती इसमें बस ये है छोटी सी, कि जैसे हम लोग बोलते ही हैं कि इनर्शिया में या न्यूटन के फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि यहां पर एक्चुअली में एक एक्सटर्नल फोर्स इस कॉइन के ऊपर काम कर रही है। हम लोग तो जनरली ये बोल देते हैं कि भाई हमने जब इस कार्डबोर्ड को फोर्स लगाई, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो कार्डबोर्ड के ऊपर तो फोर्स लगी लेकिन कॉइन के ऊपर फोर्स नहीं लगी। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, इस कॉइन के ऊपर भी फोर्स लगी है, और जैसा आपको मालूम होगा, आप सोच भी पा रहे होंगे, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगी होगी। ठीक है, खैर अभी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। और अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स किधर तरफ लगी होगी अगर हम उसकी बात करें, तो देखिए हमने जब इस कार्डबोर्ड को झटके से पीछे की तरफ निकाला, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स जो अपने हाथों से अप्लाई करी, यानी एफ एक्सटर्नल, जो हमने कोई एक्सटर्नल एजेंट ने इसको अप्लाई करा फोर्स, वो ऐसे करी। और अब अगर आप बहुत कायदे से इसको समझेंगे तो हुआ क्या, देखिए ये जो कॉइन था ये रिलेटिवली इसके रिस्पेक्ट में इधर की तरफ मूव करेगा। और आपने पढ़ा होगा जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। उसका मतलब ये होगा कि इस कॉइन के ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम करेगी, और उसको हमने कुछ स्मॉल एफ बोल दिया। ये फ्रिक्शन फोर्स है, इधर ही तरफ लगेगी कॉइन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब इस कार्डबोर्ड को हम लोग धीमे धीमे निकालेंगे तब ये कॉइन नीचे नहीं गिरेगा, तब ये कॉइन जो होगा ये कार्डबोर्ड के साथ भी आगे बढ़ेगा। और हमने जब इसको बहुत तेजी में झटका दे करके, यानी बहुत कम समय के लिए हमने फोर्स अप्लाई करी, उसको जल्दी से निकाल लिया झटका दे करके, तो ये कॉइन नीचे गिर जाएगा। तो इससे पहले जब हमने उसको धीमे से निकाला, क्या तब इसके अंदर इनर्शिया नहीं आया? लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, जब हमने इसको बहुत झटके से खींचा तब इसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी आई, लेकिन जब हमने इसको धीमे धीमे खींचा, क्या तब इस बॉडी के अंदर इनर्शिया नहीं था? तो उस टाइम भी होना चाहिए इनर्शिया और इस टाइम भी होना चाहिए इनर्शिया। तो इनर्शिया तो है, लेकिन ये जो एग्जांपल है ये एक्चुअली में इनर्शिया का एग्जांपल नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, अब ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हम इसको तेजी से खींचते हैं तभी ये कॉइन गिरता है, अगर हम इसको धीमे धीमे खींचेंगे तब ये कॉइन इस कार्डबोर्ड के साथ में आगे बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये कतई इनर्शिया की वजह से नहीं है, ये एक अलग कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है उसको समझने की आइए कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें पहले फ्रिक्शन फोर्स की, ये समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी इस कॉइन के ऊपर। तो वो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो एफ के उसको बोले दे रहे हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगी। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब इस बॉडी के ऊपर या इस कॉइन के ऊपर जितना भी ये सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये म्यू क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एंड सो ऑन, जो भी आप इसको बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोल दिए।
तो वो जो है वो इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही होगी, और जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो म्यू इंटू एन लिखेंगे। अच्छा, अब अगर ये आपका कॉइन स्टेबल है, ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, तो हम लोग उस केस में ये बोलते हैं कि भाई जो नॉर्मल की रिएक्शन होगी ये नीचे वाली ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg की इक्वल होगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि नाउ दिस बिकम म्यू टाइम्स mg, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास किसका है? इस कॉइन का मास है। ठीक है। अच्छा, तो यहां से एक बात ये समझ में आती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इस कॉइन के ऊपर इस डायरेक्शन में, वो इंडिपेंडेंट है टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। या फिर हम ये भी इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इनर्शिया ऐसा टर्म नहीं आया, चाहे इसको हम धीमे से खींचे चाहे इसको तेजी से खींचे, फ्रिक्शन फोर्स से ही नहीं लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जब हमने इसको तेजी से खींचा, यहाँ पर कहीं टाइम का कहीं टर्म नहीं आया। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने पहले झटके से फोर्स लगाई और जब इसको हमने धीमे धीमे फोर्स लगाई, तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा सेम लगेगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है म्यू के ऊपर। इस सरफेस का म्यू कुछ ना कुछ होगा, कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में। मास इस कॉइन का कांस्टेंट रहेगा जी, तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, यानी ये फ्रिक्शन फोर्स भी हर टाइम कांस्टेंट लग रही है। तो हो क्या रहा है, अब देखिए हम बात करें फर्स्ट केस की, अगर हम बात करें फर्स्ट केस जब हमने फोर्स जो है, व्हेन force is applied for less time, जब फोर्स हमने कम समय के लिए लगाई, तो उस केस में हुआ क्या होगा। देखिए अब अगर आप बात करेंगे, देखिए चाहे कम समय के लिए लगाएं चाहे ज्यादा समय के लिए लगाएं, दोनों समय के लिए फ्रिक्शन फोर्स सेम रहेगी। तो अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स जब दोनों समय के लिए सेम रहेगी तो दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, कितना होगा इस वाले केस में एक्सेलरेशन, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ma, तो वहां से अगर हम बात करें तो फोर्स यहाँ पर कौन सी लग रही है, F के, एंड F इज इक्वल टू ma, तो m क्या होगा, इस कॉइन का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया, F के की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वो कितना है, वो है म्यू mg इज इक्वल टू ma, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन की सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी म्यू टाइम्स g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं पर टाइम का टर्म नहीं, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है बॉडी के ऊपर। अच्छा, एक्सेलरेशन तो निकाल दिया। अब अगर हम बात करें इस कॉइन के डिस्प्लेसमेंट की, ये कॉइन कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आइए उसकी बात करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम लगाते हैं, और s यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u का मतलब इस कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है वो जीरो रही होगी, तो ये पूरा टर्म जीरो चला जाएगा। आगे लिखा है हाफ मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू आई है म्यू इंटू जी, यहाँ पर लिखेंगे म्यू इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई टाइम स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को भी हम लिख के छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड केस के लिए। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस क्या था, सेकंड केस ये था कि जब हमने जो फोर्स थी, सेकंड केस में अगर हम बात करेंगे तो जब हमने फोर्स थी, फोर्स अप्लाइड फॉर लार्ज टाइम, फोर्स अप्लाइड फॉर लार्ज टाइम, लार्ज टाइम। अब लार्ज टाइम का मतलब ये हुआ कि हमने उस बॉडी को धीमे धीमे खींचा था, यहाँ पर हमने बहुत तेजी में निकाला, यहाँ पर हमने बहुत धीमे धीमे निकाला। तो उस केस में क्या होगा, उसकी बात करें, सेम रहेगा भाई, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो डिपेंड करती है म्यू टाइम्स नॉर्मल के ऊपर, नॉर्मल की वैल्यू सेम है, म्यू की वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी सेम आएगी, फ्रिक्शन की फोर्स सेम आएगी, और जब फ्रिक्शन की फोर्स सेम आएगी, कॉइन भी हमने सेम ही रखा है, तो एक्सेलरेशन भी सेम आएगा। यानी सेकंड केस के अंदर भी क्या होगा, सेकंड केस के अंदर भी एक्सेलरेशन सेम आएगा। वो कितना होगा, वो होगा म्यू टाइम्स जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आई तो इस इक्वेशन को हम बनाएं, तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और अब देखिएगा, समझिएगा, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ अलग होगा, और यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ अलग होगा। वो क्यों होगा वो भी हम बता रहे हैं। तो अभी एक सपोज करते हैं, इसको अगर हमने s बोला है तो इसको हम लोग s प्राइम बोल देते हैं, ठीक है, डैश नहीं इसको पढ़ते हैं, इसको s प्राइम बोला जाता है। तो यहाँ से जो s प्राइम की वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, देखिए ut टर्म तो फिर से जीरो हो जाएगा, भाई कॉइन रुका हुआ है, चाहे आप धीमे से खींचे चाहे आप तेजी से खींचे, दोनों केस में वो रुका रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम हाफ a, और a की वैल्यू की जगह पर आप पुट कर लिए अपनी वैल्यू कितनी थी, म्यू टाइम्स जी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग म्यू टाइम्स जी मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, और टाइम भी यहाँ पर अलग होगा। टाइम अलग कैसे होगा वो भी बता रहे हैं अभी, टाइम का स्क्वायर, ठीक है, तो ये टी प्राइम, इसको भी हम बोल देना, ये टी प्राइम। अच्छा, अब देखिए दो इक्वेशन बनी, इसको बोल दिया हमने सेकंड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी सेकंड इक्वेशन। तो अगर हमें, जब हमने उस बॉडी को बड़ी तेजी में या उस कार्डबोर्ड को हमने बड़ी तेजी में खींचा, तो उसके लिए जो इक्वेशन हमने बनाई है वो क्या बनाई है, s इज इक्वल टू हाफ म्यू जी इनटू टी का स्क्वायर,
और यहाँ पर जो एस प्राइम जब उसको हमने बहुत धीमे धीमे खींचा था तब जो इक्वेशन बनी वो बनी हाफ इंटू म्यू टाइम्स जी इंटू टी प्राइम स्क्वायर। ठीक है, टाइम दोनों का अलग अलग है, टाइम अलग अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई करी थी वो कम समय के लिए करी थी, बहुत तेजी में हमने करा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस केस में हुआ क्या, जो कार्डबोर्ड था और आपका जो ये कॉइन था इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट था वो बड़ा कम समय के लिए था। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम होगा इन केस के लिए टाइम की वैल्यू कम होगी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर ही केवल डिपेंड कर रहा है और इस केस में हमने टाइम की वैल्यू कम रखी, हमने जल्दी से निकाला, जब टाइम यहाँ पर कम है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, कम निकल के आएगा। और इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जो टी प्राइम की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि हमने धीमे धीमे निकाला, तो भाई इस कार्डबोर्ड का और इस कॉइन के बीच का जो कॉन्टैक्ट था वो ज्यादा समय के लिए रहेगा, तो टाइम ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एस प्राइम की वैल्यू आएगी वो भी ज्यादा आएगी। अब आप अगर इसको देखें, यहाँ पर जो एस की वैल्यू थी फर्स्ट वाले केस में और एस प्राइम की जो वैल्यू है इसमें अच्छा खासा फर्क है, ये वैल्यू कम आ रही है, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई देखिए अब समझिए अगर कायदे से इसको, तो जब हमने इसको बड़ी तेजी में निकाला तो हुआ ये कि जो कॉइन था कि आगे की तरफ मोशन, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं हो पाया, ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम था। जब इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कम था तो उतनी तेजी में हमने इस बॉडी को निकाल लिया, तो जब उसका वो पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं हो पाई, अच्छा ये जो कॉइन होगा ये एग्जैक्टली नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, ये थोड़ा सा हट के मतलब समथिंग कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर के आसपास में ये ऐसे आके यहां से कुछ गिरेगा, ये आप करके देख सकते हैं ऐसा होता है, एग्जैक्टली यहीं पर कॉइन नहीं गिर जाएगा, जब निकालेंगे तो हल्का सा आगे बढ़ के गिरता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये चीज निकल गई और ये चीज आगे नीचे गिर गई, तो ये कम डिस्प्लेस हुआ है। जबकि अगर हम इस वाले केस में देखेंगे तो हमने धीमे धीमे फोर्स लगाई, तो धीमे धीमे फोर्स लगाने से हुआ ये कि उस बॉडी का टाइम बढ़ गया, जब टाइम बढ़ा तो उससे उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, इसीलिए कॉइन धीमे धीमे आगे चलता रहा और इसके साथ में उसने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर कर लिया। तो ये है इसके एक्चुअली पीछे का लॉजिक, इनर्शिया का कोई यहाँ पर काम नहीं था। इनर्शिया का काम कहां पर होता है, वो एक कह सकते हैं आप हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है। सोच लिए, मान लिए ऐसा कुछ होगा नहीं, आप कर नहीं पाएंगे ऐसा एक्सपेरिमेंट, तो आप अपने दिमाग में एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको हम लोग हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। तो आप अपने दिमाग में केवल एक्सपेरिमेंट करिए, वो एक्सपेरिमेंट आप ये करिए, सपोज करिए हम यहाँ जो कार्डबोर्ड लिए थे उस कार्डबोर्ड के अंदर जीरो फ्रिक्शन, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक्चुअली में उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये एग्जांपल है किसका, इनर्शिया का। एक्चुअली में जो हम लोग बच्चों को करके दिखा देते हैं, स्टूडेंट करके दिखा देते हैं, किस तरह से हमने खींचा और कहा हमने देखो ये नीचे की तरफ गिर गया, और हमने जब उसको धीमे धीमे खींचा था तब तो गिरा नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ सकता है कि भाई जब हमने उसको तेजी से खींचा तभी उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्यों आई, लेकिन जब हमने उसको धीमे धीमे खींचा तब उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी कहाँ चली गई थी। तो इसीलिए ये कहा जाता है। तो ये कहना एक्चुअली में गलत है। आप अगर यहाँ पर फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो माने, जो कि पॉसिबल नहीं, ऑब्वियसली बात है जो कि पॉसिबल नहीं है, आप मान लें हाइपोथेटिकल, आप ये मान लें कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो होता तब ये कहना सही था कि ये एग्जांपल है इनर्शिया का, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का, कि हमने देखिए भाई फोर्स तो हमने इस वाले के ऊपर अप्लाई करी और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, फ्रिक्शन तो फोर्स लगी नहीं, जब कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगी तो ये बॉडी रुकी रही, तो अपने आप ही नीचे गिर गई। ठीक है, तो उस केस में कहना इनर्शिया का एग्जांपल सही है, ना कि ये कहना जहां पर हम फ्रिक्शन मानते हैं, तो उसमें जो ऐसा होता है वो ये केस एक्चुअली में होता है। और अगर आपको किसी को एग्जांपल देना है या आपको समझना ही है इनर्शिया के बारे में, तो आप इससे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका आपने किताबों में, अच्छी किताबों में पढ़ा होगा कि अगर बॉडी जो है, जैसे ये अभी जो हम बात कर रहे थे, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो बताया जाता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देखो ये रुका हुआ है तो भाई यहाँ ये रुका हुआ रहा, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का सबसे कॉमन एग्जांपल ये होता है कि भाई अगर आपकी बॉडी रुकी हुई है तो वो बॉडी रुकी रहना चाहिए। जैसे बस के अंदर अगर हम लोग रुके हुए होते हैं, मतलब बैठे हुए होते हैं और गाड़ी एकदम से एक्सेलरेट करती है, मतलब वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती है, तो हम लोग की बॉडी पीछे की तरफ जाती है, तो इसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट से समझा सकते हैं, अच्छा, ना कि इससे दे सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हैं कि भाई सपोज करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपकी टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो वो टेबल के ऊपर ही रखा रहेगा जब तक कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तो वो भी एग्जांपल इनर्शिया का। जरूरी नहीं है कि हर बार आप इतने बड़े एग्जांपल या फिर ऐसे इतने टफ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करें, ये कहना सही नहीं है। और जो मैंने आपको ये बात बताई है, ये एक्चुअली में आप अगर बहुत अच्छी किताबें पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर एस सी वर्मा की बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। जनरली बहुत सारी बुक्स नहीं लिखती हैं, एनसीईआरटी भी 9th क्लास की यही एग्जांपल दे देती है उठा करके,
तो वो कहना गलत हो जाएगा। थोड़ा सा एस सी वर्मा की आप बुक्स पढ़ें या उनके आप लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको ये बात मिलेगी और उन्होंने यही बात बताई है। तो ये एक बहुत बड़े प्रोफेसर या बहुत बड़े हमारे इंडिया के साइंटिस्ट की बताई हुई बात है। तो इस बात को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा और कंसेप्ट अपने समझिए इस तरह से, कोई भी गलत मिसकंसेप्शन में ना रहिए। बाकी जो डाउट हो आप वो अपने कमेंट सेक्शन में हमारे पूछ सकते हैं आके, और आई होप आगे हम वीडियो बिल्कुल बनाएंगे उसके बारे में। जो भी आपको दिक्कत लगती है आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए, डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, और जो भी आप गलत हों चाहे हम गलत हों उसके बारे में बात करी जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।